देखते हैं। हम वर्ल्ड कप अगर जीत जाएंगे ना, हम आपको अभी बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर टीवी पे किसका फोटो चलेगा, उसका जो आज तक क्रिकेट नहीं खेला है। मैं दावे से कहता हूं कि वो आदमी अगर बल्ला पकड़ ले तो मैं 1 ओवर में 6 बार उसको आउट करूंगा, 6 बार आउट करूंगा, लेकिन उसका फोटो सबसे ज्यादा चलेगा। तो मेरे मन में ये सवाल आता है, चाचा क्रेडिट तुम्हारा तो डिस्क्रेडिट किसका? तुम्हारे फूफा का। अगर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री का फोटो होगा तो कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री का ही फोटो होना पड़ेगा। अगर चंद्रयान सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने साइंटिस्ट बन करके भेजा है, उसका क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री का है, तो बंबई में अगर सरकारी स्कूल बंद होगा उसका डिस्क्रेडिट भी प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी कॉलेज नहीं होना चाहिए, तो आपने 20,000 करोड़ का सरकारी संसद क्यों बनाया है? यह सवाल हम आपसे पूछेंगे। ऐसा नहीं चलेगा ना। नहीं 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 नहीं, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराएंगे। आप विद्यार्थी हैं, हमने कहा कि आपका क्रिटिकल माइंड होता है, क्रिटिकल माइंड से आप सोच करके बताइए। सरकारी अस्पताल नहीं चलेगा, सरकारी डॉक्टर नहीं चलेगा, और ये सरकारी झूठा प्रधानमंत्री आपको चल रहा है। और क्या बेईमानी है। एमएलए होंगे 5 साल के लिए, एमपी होंगे 5 साल के लिए, और एक बार एमपी एमएलए हो जाएंगे तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगा, और जो जीवन भर नौकरी करेगा उसको कुछ नहीं। ये क्या बेईमानी है। एमपी होंगे 5 साल के लिए और अग्निवीर बनेंगे 4 साल के लिए। ये क्या बेईमानी है। जहां देखिए वहां ठेका व्यवस्था शुरू कर देते हैं। और ठेका व्यवस्था क्यों करते हैं? ठेका व्यवस्था इसलिए करते हैं कि हमारे संविधान के तहत कमजोर और शोषित वर्ग के लिए जो उनके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, धीरे धीरे करके उसको समाप्त कर देना। वही बात है, ना रहेगा सरकारी नौकरी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कौन पूछेगा? सरकारी नौकरियां अगर बचेगी ही नहीं तो लोगों को जो है आरक्षण का अधिकार बचेगा। सरकारी स्कूल जब बचेंगे ही नहीं तो लोगों के आरक्षण का अधिकार बचेगा। किसी रेस्टोरेंट में जाकर के आप ये कहिएगा कि नहीं भैया हम शोषित वर्ग से आते हैं, हमको समोसा 2.5 रुपए का दीजिए, मानेगा कोई? है संभव? ये इतना बड़ा खेल है, इस खेल को समझिए। इसीलिए इस देश के विद्यार्थियों के ऊपर एक गंभीर जिम्मेवारी आई है। उनके कमजोर कंधों पर उनको पढ़ाई भी करनी है, अपना कैरियर भी बनाना है, तमाम भ्रष्टाचारी व्यवस्था से झेलते हुए उनको नौकरी भी हासिल करना है, अपना भी सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करना है, और इस देश को भी बचाना है, उस आज़ादी को भी बचाना है जिस आज़ादी को इस देश के हमारे महानुभावों ने अपना खून पसीना लगा करके हमको दिलाया है। ये जिम्मेवारी हमको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेवारी अगर हम आज नहीं लिए तो यह देश नहीं बचेगा। इस बात को याद रखिएगा। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर के बात कर रहा हूं, बरसात आई मिनिस्टर रही हैं, खड़ा होकर के आप सामने भाषण दे रही हैं, इसी इलाके में रहती थी, सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं, मिनिस्टर बनी हैं। इस देश के भीतर जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था चल रही थी, उसने आम लोगों को भी बोलने का अधिकार दिया है, आम लोगों को भी विशेष से विशेष लोगों के सामने बराबरी से खड़ा होने का अधिकार दिया है। अगर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार नहीं होता तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ होता। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए अपनी ताकत और क्षमता को समझिए और अपनी जिम्मेवारी को समझिए। और इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आज़ाद देश में जो आज़ादी है उसकी रक्षा हमको करनी पड़ेगी, जो हमारा अधिकार है उसकी रक्षा हमको करनी पड़ेगी। और देश के भीतर यह जो हम दो हमारे दो का स्कैम चल रहा है,
कि दो बेच रहा है और दो खरीद रहा है। इस स्कैम को हमको समझना पड़ेगा, और ये स्कैम हम ना देख पाए इसीलिए इंसान को आपस में लड़ाया जाता है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे। तो हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के, क्योंकि हमने आपको कहा कि जो लोग मंदिर जाते हैं उनके भी शरीर में 206 हड्डी, और जो मस्जिद जाते हैं उनके भी शरीर में 206 हड्डी। जब हम सब मनुष्य हैं तो हम सबको एकजुट होकर के प्यार से, मोहब्बत से रहना है। और यह हमको लड़ा करके आपस में, जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वैसे ही ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। हमारा ध्यान भटका करके ये हमको आपस में लड़ा करके देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो रही है, लेकिन इस देश में जो आम लोग हैं सब कुछ उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि एक एक करके उनके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है। तो हमको न सिर्फ अपना जीवन बचाना है, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस देश को बचा करके रखना है। बोलिए, जिम्मेवारी आप लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? नहीं, इतना जोश से तो नहीं काम चलेगा। इतना जोश से काम चलेगा क्या? ये जिम्मेवारी आप लेने को तैयार हैं? तो आपको जुड़ेगा विद्यार्थी, जीतेगा इंडिया, इस मुहिम से जुड़ना है। आपको सच समझना है, सच से जुड़ा हुआ, सच की जमीन पे खड़ा होकर के झूठ से मुकाबला करना है। और आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर गा सकते हैं तो गाइए, अगर पेंटिंग कर सकते हैं तो पेंटिंग कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 4 लोगों से बात करके ही उनको कन्विंस कीजिए कि ये नफरत की आग इस देश को जला देगी। इस देश को हमको बचा करके रखना है। ये जिम्मेवारी हम तमाम लोगों को लेना है। और याद रखिएगा, एक ऐसा इंसान जो आधी धोती पहनता था और आधी धोती लपेटता था, उस इंसान ने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी को समाप्त किया है। ये तो उनकी जासूसी करने वाले लोग हैं। अगर हम एकजुट रहे तो हम इनको जरूर हराएंगे। और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस मुहिम में आप तमाम लोगों को जुड़ना है। एक बार फिर से पूरी मुंबई कांग्रेस को, पूरी NSY को, और आप तमाम लोग जो अलग अलग इलाके से आकर के अपने बीच में हमको बात रखने का मौका दिए, आपसे थोड़ी सी हम बातचीत कर पाए, उसके लिए आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय NSY। हेलो, सभी विद्यार्थियों को फिर पूछेंगे ना भाई कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने तो 2 ही लोगों को रोजगार दिया है। एक जो है अमित शाह के बेटा को, और दूसरा जो है गौतम अदानी को। तीसरा किसी को तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 साल में इतनी बेरोजगारी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। महंगाई आप सब जानते हैं। आपको मालूम है कि महंगाई का क्या हालत है। पहले तो BSNL को बर्बाद किया। ताई बहुत अच्छा बात बोली कि सरकारी चीजों को, सरकारी यंत्रणा को खराब कर देना है, और जब सरकारी यंत्रणा खराब हो जाए तो औने पौने महंगे दामों में जो है वही चीज को हमको वापस बेचना है। BSNL को जानबूझ करके खराब किया गया। उसके बारे में, यह पहले क्रिकेट मैच होता था, आज मैच है ना, तो क्या कहता था? BSNL कनेक्टिंग इंडिया। जब चौका लगता था तो याद है कि नहीं है? जब चौका लगता था तो कहता कि BSNL कनेक्टिंग इंडिया। उसके बाद हो गया भाई साहब नहीं लगेगा। और भाई साहब नहीं लगेगा अगर नहीं होता तो जियो धन धनाधन होता। और जब जियो आया था, ये आपको याद है कि नहीं है, तो फ्री में दे रहा था। हम लोगों को भी लगा कि फ्री में मिल लगता है, रात भर बतियाते हैं कान में सटा करके जो है, हेलो खाना खाए? क्या खाए? अच्छा, सब्जी बढ़िया नहीं था। रात रात भर
अभी कितने में रिचार्ज होता है? नहीं नहीं, तुम अभी BSNL यूज कर रहे हो, तुम समझदार हो, NSY में हो, इसीलिए। कितने में रिचार्ज होता है जियो का? 700 799 799। बताइए, पहले आदत लगाया, फ्री में दिया, BSNL को बंद करवाया, और मुंबई में और दिल्ली में MTNL होता था, पहले उसको बंद करवाया। अरे जिसका दोस्त ही प्रधानमंत्री हो, समझ रहे हैं? कहते हैं ना, अब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। पहले BSNL को, नहीं नहीं, हमारा जिंदाबाद मत करो भाई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा संघर्ष हो गया, हम PhD कर लिए, हम निकल गए यूनिवर्सिटी से 2018 में ही। अब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और हमारा जिंदाबाद मत करना, कभी भी जो है किसी व्यक्ति का जिंदाबाद मत करना, हमेशा विचार का जिंदाबाद करना, इस बात को याद रखना। इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते हैं, इनकलाब की धार तेज होती है विचारों के शान पे। आइडियाज को जो है वैल्यू करना चाहिए। तो पहले BSNL को खराब किया, BSNL को बदनाम किया, BSNL को बंद किया, फिर फ्री में दे करके आदत लगाया। अभी 799 में मिल रहा है, कल को अगर 2799 में मिलने लगेगा तो मोबाइल फेंक दीजिएगा? रखिएगा ना, क्योंकि मोबाइल फेंक दीजिएगा तो रील कैसे बनाइएगा, स्टोरी कैसे डालिएगा? नहीं। और वो उस पे क्या होता है, स्ट्रीक बनाते हैं ना स्नैपचैट पे, तो स्ट्रीक कैसे बनाइएगा? पहले आदत लगाया। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हमको अपने देश के भीतर जो सिचुएशन है उसको समझना पड़ेगा। हमारे साथ जो चीजें घट रही हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। हम जिस समस्याओं से उलझ रहे हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए, इस देश में 1 घंटे से भी कम समय में एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है। यह मालूम है कि नहीं है? 1 घंटे से कम समय में भी। क्यों करता है? और जब वो आत्महत्या करता है तो पुलिस वाला जानते हैं क्या कहता है? प्रेम प्रसंग का मामला था। तो एक बात बताइए, आप शादीशुदा लोग हैं ना? शादीशुदा है ना? अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं ना? तो प्रेम में लोग आत्महत्या थोड़ी करता है। प्रेम में आत्महत्या नहीं करता है कोई, विफलता में आत्महत्या करता है। विफलता में आत्महत्या करता है ना। वो क्यों विफल हो रहा है? वो विफल इसलिए हो रहा है कि उस कमजोर कंधे के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां डाल दी गई है। जिम्मेवारियां ऐसी कि उसको किसी भी तरीके से पढ़ना है, चाहे स्कूल में पढ़ाई होती हो या ना होती हो, कॉलेज में पढ़ाई होती हो या ना होती हो। और किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, लेकिन बेईमान का कर्जा माफ करेंगे। बैंक जो है, आप कर्ज लेने के लिए जाइएगा तो कहेगा क्या? गारंटर ढूंढ करके लाइए। अरे बेईमान, नीरव मोदी का कौन गारंटर था जो हजारों करोड़ रुपया लेकर के भाग गया देश का? इस सवाल का जवाब दो। कौन गारंटर था? ललित मोदी का कौन गारंटर था? विजय माल्या का कौन गारंटर था? किसने गारंटी ली? यह सवाल सोचिए। और इस सवाल को जब आप सोचेंगे तो आपके मन में स्वाभाविक इसका जवाब भी मिलेगा। और वो जो जवाब है उसमें सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जो इन्होंने नहीं किया उसका भी क्रेडिट ये लेते हैं। हम वर्ल्ड कप अगर जीत जाएंगे, आपको कार है? खरीदे थे? खरीदे ही होंगे, चोरी थोड़ी किए होंगे।
तो जब खरीदे थे तो उस पर टैक्स दिए थे कि नहीं? रोड टैक्स। सीलिंग की यूज करते हैं, फिर वहाँ पे टैक्स लेता है कि नहीं लेता है? बताइए, आपको जो है कार खरीदने का सजा दे रही है सरकार। सोचें इस बात को कभी कि अगर हम कार खरीदे, हमसे सरकार रोड टैक्स ले ली, और रोड टैक्स जब ले लिया तो वापस जब कार लेकर के घर से निकलते हैं, हम आपको बताते हैं कहां कहां टैक्स देना है। ज्यों ही नहीं, पहले पेट्रोल पंप, हवा पे थोड़ी चलेगा। तो मोदी जी तो आप हैं नहीं कि 40 साल भीख मांग करके खा लीजिएगा, है ना? तो जब आप कार लेकर के जाएंगे पहले पेट्रोल पंप पे जब आप लीजिएगा तेल, तो वहां हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखेगा। किसका? उसी का, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। और जानते हैं वहां क्या कहेंगे? सब्सिडी छोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं छोड़ देते? सारे सांसद क्यों नहीं छोड़ देते? ताई, एमएलए को सब्सिडी मिलता है कि नहीं मिलता है? आपके यहाँ नहीं मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है। ट्रेन के टिकट में सब्सिडी, रहने में सब्सिडी, खाने में सब्सिडी, और जब 799 में अनलिमिटेड कॉल है ना, तब भी उनको फोन कॉल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, तो उनको, वो खुद सब्सिडी ले रहे हैं और आपको कह रहे हैं सब्सिडी छोड़ दीजिए। तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप तेल भरवाएंगे ना, तो तेल का मीटर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही। और तब क्या कहा कि दुनिया में कच्चा तेल का दाम महंगा होता है ना, क्रूड ऑयल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। झूठा। तो जब सस्ता होता है तो सस्ता क्यों नहीं होता है? तब जानते हैं क्या बोला था? वो यूक्रेन रसिया का वार हो गया ना। अरे वार हुआ यूक्रेन रसिया का, तेल महंगा तुम कर दिए हो। और उससे पहले एक बात और कहा गया था, कहा कि सब लोगों को जो टीका दिए हैं ना, उसी के लिए टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल डीजल पे ज्यादा। तो जब पेट्रोल डीजल पे ज्यादा टैक्स ले रहे हो, तो रे बेईमान, ये बताओ फिर ये क्यों कहते हो कि वैक्सीन फ्री में दिए हैं? हमारा ही पैसा है ना। फिर किसका पैसा है? हमारा पैसा है ना। हमारा पैसा हम ही से ले करके, एक बार नहीं, एक चीज के लिए 2 बार ले करके, फिर पोस्टर लगा करके, वो भी हमारे पैसा से, फिर हमको बताया जाता है कि फ्री में आपको वैक्सीन दिए हैं। समझे? तो मेरा सवाल, मैं कुछ नहीं करता हूं। एक पत्रकार ने हमको आज पूछा कि आप कहीं जाते हैं तो जो है इतना गहमा गहमी क्यों हो जाता है? हम बोले हम सच बोलते हैं। हमको एक बीमारी है सच बोलने की, और सच कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम सच बोलते हैं, और मेरे सच्चाई के चलते जय शाह के फादर को हमसे बहुत प्यार है। ही लव्स मी, ठीक है? तो इतना प्यार है ना उसको, बहुत प्यार, हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बहुत लोगों से करता है, आए दिन जो है ऑपोजिशन के नेताओं से प्यार दिखाते रहता है, और जो डर जाते हैं वो जो है फिर वॉशिंग मशीन में धुल करके उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। नहीं, अजीत दादा जब तक एनसीपी में थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किए थे। ज्यों ही गए हैं शिंदे सेना के साथ, त्यों ही उनका सब चकाचक हो गया, निरमा वॉशिंग पाउडर से धुल करके एकदम तैयार हो गए। तो ये जो सच है, इस सच को आप समझ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आंख खोल करके देखेंगे, इस सच्चाई आपको दिखेगी। क्या कहा कि फ्री का वैक्सीन दे दिया पूरे देश को। एक फ्री का वैक्सीन नहीं दिया, वो हमारे टैक्स के पैसे से लिया गया। और टैक्स वसूला कैसे जाता है? तो गाड़ी जब खरीदेंगे तो रोड टैक्स, और रोड टैक्स दे करके कार लेके जाएंगे जब पेट्रोल पंप पे, तब पेट्रोल टैक्स, और पेट्रोल टैक्स दे करके जब वापस आएंगे पेट्रोल पे, तब टोल टैक्स आपके ऊपर लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? और उसी टैक्स के पैसे से सब कुछ किया जाता है। अपने दोस्त को हजारों करोड़ की मदद की जाती है,
अमित शाह का बेटा जैसा, देखें कि नहीं, क्रिकेट खेल रहा था एक दिन ऐसे ऐसे, उसका भी वोट एक है। और हमारे पिताजी अगर जूता सिलते हैं ना, मेरी माँ अगर आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरे पिता अगर दुकान चलाते हैं, मेरी माँ अगर खेत में किसानी करती है, मजदूरी करती है, नौकरी करते हैं, हमारे घर के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारा भी वोट एक है। कि जब चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हो रहा था, नहीं मैं वो प्रधानमंत्री का नौटंकी की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे जो है लैपटॉप के सामने बैठ करके और झंडा हिला रहे थे, मैं उस रूम को आपको याद करने के लिए कह रहा हूं। आप इसरो के साइंटिस्टों को देखिए, साड़ी पहन करके साधारण वेशभूषा में वो बैठी हुई महिलाएं चंद्रयान भेजने के लिए जिम्मेवार हैं। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन से हमारे विचार बदलते हैं। अगर हमको एजुकेशन नहीं मिला होता तो शायद हम भी यह नहीं मानते कि महिला और पुरुष बराबर होते हैं। ये एजुकेशन ही है ना जिसने ये साबित किया है कि खून ऊंच और नीच नहीं होता है, ओ पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है। ये एजुकेशन से साबित हुआ है। किसी की जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, चाहे मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला हो, चोट लगेगा तो आंख से ही आंसू निकलता है। अगर ऐसा होता कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग हैं, तो जो है किसी का कान से आंसू निकलता, किसी के आंख से आंसू निकलता, तब ना। ये वो शिक्षा है जो हमको मनुष्य बनाती है, क्योंकि शिक्षा से हमारे भीतर विचार पैदा होता है, और विचार से मानव के भीतर शक्ति पैदा होती है, और उस शक्ति से हम प्रगति के राह पे आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वो जो महिलाएं चंद्रयान के लिए बैठी हुई हैं, है ना, जो चंद्रयान भेज रही हैं, वो करवा चौथ में चांद देखने को सच मान लेती हैं। बोलिए, है कि नहीं? सोच के देखिएगा। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया ने समझा है, और एजुकेशन सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार भी होता है। पता है क्यों? घोड़ा को भी अगर पता चल जाए कि मेरे पीठ के ऊपर गधा बैठा हुआ है, तो उसको नीचे गिरा देगा। हम तो मनुष्य हैं। हमको अगर पता चल जाए कि हमको रूल करने वाले मूर्ख हैं, हम उनको रूल करने देंगे अपने ऊपर? बसंती का तांगा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? उसके आंख पे चश्मा होता है। वो चश्मा क्यों होता है? ताकि उस घोड़े को पता ना चले कि उसको जाना कहां है। बसंती जिधर कहेगी चल धन्नो, उधर धन्नो चलेगी। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि एजुकेशन को किस तरीके से राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे एजुकेशन को आज हमारे और आपके हाथ से छीनने की कोशिश की जा रही है। क्यों छीनने की कोशिश की जा रही है, यह बात हमको समझना पड़ेगा। और उस बात को हम समझते हैं। मेरा आपके बीच आकर के कोई ज्ञान का दावा नहीं है। हम पीएचडी कर लिए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरी दुनिया जानते हैं। बस इतनी सी बात है, हम कर लिए हैं, आप करने वाले हैं, इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि एजुकेशन कितना जरूरी है, और एजुकेशन की जरूरत को जब हम समझते हैं तो एजुकेशन को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, विद्यार्थी, उनकी समस्याओं को भी हमको समझना पड़ेगा। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझना, एजुकेशन के चैलेंज को समझना, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझना, उस प्रॉब्लम को का कंपाइलेशन करना, और अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाना। चार्टर ऑफ डिमांड किस लिए? क्योंकि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हमारे पीठ पे बैठ करके कोई गधा हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता है। इसीलिए जब चुनाव हो तो इस देश के संविधान ने
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको भी एक अधिकार दिया है। हम पीएचडी किए हैं तो हमारा भी वोट एक, और आप पीएचडी नहीं किए हैं तो आपका भी वोट एक है। इस बात को याद रखिएगा। अमित शाह का बेटा जैसा, देखें कि नहीं, क्रिकेट खेल रहा था एक दिन ऐसे ऐसे, उसका भी वोट एक है। और हमारे पिताजी अगर जूता सिलते हैं ना, मेरी माँ अगर आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरे पिता अगर दुकान चलाते हैं, मेरी माँ अगर खेत में किसानी करती है, मजदूरी करती है, नौकरी करते हैं, हमारे घर के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारा भी वोट एक है। और यह जो एक एक वोट की ताकत है ना, कि जिसके पास प्राइवेट जेट है उसका भी वोट एक, और जिसके पास एटलस का साइकिल है उसका भी वोट एक। यह जो संविधान की ताकत है, उस ताकत को हमको समझना है। और उस ताकत को अगर हम समझ जाएं तो सब कोई अपने बारे में सोच रहा है। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, लीडर का बेटा लीडर बनना चाहता है, और जिसका बाप क्रिकेटर नहीं है उसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। तो जब ऐसा हो रहा है तो क्या इस देश का आजाद नागरिक होने के चलते हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। तो डर क्यों रहे हो? जोर से बोलो, सोचेंगे भाई। हक है हमारा, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम हमारी आजादी नहीं छीन सकते हो। और इसी हक के तहत जब हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, इस देश के विद्यार्थियों को भी अपने बारे में सोचने की जरूरत है। उनको यह सोचना पड़ेगा कि आज उनके साथ क्या हो रहा है, और जो वो सोच रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, उसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए यह जुड़ेगा विद्यार्थी। उन्हीं विद्यार्थियों को आपस में जोड़ने के लिए, विद्यार्थी को शिक्षा से जोड़ने के लिए, टीचर को स्कूल से जोड़ने के लिए, स्कूल को कॉलेज से जोड़ने के लिए, कॉलेज को यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए, विद्यार्थियों को और पूरी शिक्षा व्यवस्था को जोड़ने के लिए यह मुहिम एनएसयूआई ने शुरू किया है कि हम पूरे देश में विद्यार्थियों के बीच में जाएंगे, विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, और एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करेंगे, और इस देश की पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखेंगे कि अगर विद्यार्थियों की बात नहीं सुनोगे तो विद्यार्थी तुमको वोट देने वाला नहीं है। इस बात को याद रखना। जब चुनाव हो रहा है, हर कोई अपने अपने हक की बात कर रहा है, तो क्या विद्यार्थियों को अपने हक की बात करने की जरूरत नहीं है? तो प्रधानमंत्री को 8,500 करोड़ का हवाई जहाज चढ़ने का क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, वो तो पैदल भी चल सकते थे। तो अमित शाह अपने बेटा के बारे में सोच रहा है, आपको अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। क्या इस देश के विद्यार्थियों को यह सवाल इस देश की सरकार से नहीं पूछना चाहिए कि आप बजट का 10% भी शिक्षा पे खर्च नहीं करते हैं? 100 में 10 रुपया भी सरकार एजुकेशन पे खर्च नहीं करती है। और मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। 100 में 10 रुपया भी सरकार एजुकेशन पे खर्च नहीं करती है। तो यह सवाल हमारे मन में होना चाहिए ना कि अगर हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, हुई है कि नहीं हुई है? कह रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि इस देश का एक उद्योगपति दुनिया का सबसे जो है अमीर आदमी हो गया है। तो जब इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है जब देश में, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? सोचें इस सवाल को। कौन है वो 80 करोड़ लोग? सुबह जब आप जाइएगा
आजकल नाम बदल गया है ना उस स्टेशन का, वो जो वीएसटी था आजकल क्या हो गया, सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। उस स्टेशन पे मुंबई लोकल में भीड़ देखे हैं? अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो वो सारे अरबपति लाइन लग करके लोकल में चढ़ रहे हैं क्या? ये सवाल मन में आना चाहिए ना। अगर इतनी इकोनॉमी बड़ी हो गई है तो पैसा जा कहां रहा है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हो रही है तो हमको रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है। जिनके पास 2 मोबाइल था अपने आप ये 2 रख करके अब 1 पे आ गए हैं अपने आप, क्योंकि फ्री में जब मिल रहा था तो जो है ना सब ले लिए। एक चाची का, एक चाचा का, एक बहन का, एक भाई का, एक जो है डमरुआ को भी खरीद के अलग से दे दिए। दुकान पे सब स्टाफ को एक गो फोन था। लेकिन जब 799 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है तो भाई एक मोबाइल में काम चलाना पड़ेगा। अब नहीं चलेगा पर्सनल पासवर्ड, पैटर्न लॉक जनरल रखना पड़ेगा कि कोई घर का कोई भी लॉक खोल दे उसको। आखिर यह पैसा कहां जा रहा है, किसके खाते में पहुंच रहा है? आपके खाते में पहुंचा है क्या? 15 लाख रुपए आने वाला था ना, 15 लाख आने वाला था कि नहीं था? आया क्या? तो कहां गया? कहां गया वो? ये बात हमको सोचना पड़ेगा। ये बात हमको सोचना पड़ेगा कि अगर एजुकेशन पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री को 8,500 करोड़ का हवाई जहाज चढ़ने का क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, वो तो पैदल भी चल सकते थे। ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना। अगर देश में एजुकेशन पे खर्च करने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री के गुलछर्रे उड़ाने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का क्या जरूरत है? यह प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। और मैं फिर से उस सवाल पे आपके पीछे लौट रहा हूं। कहते हैं कि सरकारी चीजें अच्छी नहीं होती, तो इसरो क्या है? इसरो सरकारी है कि नहीं है? मुंबई के कॉलेजों को यह बोल करके बंद कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज को, कि एडमिशन नहीं हो रहा है, इसीलिए कॉलेज बंद कर देते हैं। और स्थिति यह है कि जब आपका +2 का रिजल्ट आया होगा तो आपकी सबसे बड़ी टेंशन यही होगी कि आपका एडमिशन कहां होगा। ऐसा है कि नहीं है? आखिर यह हालत कैसे है कि एक तरफ सरकार सरकारी कॉलेज को यह बोल करके बंद कर रही है कि स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ स्टूडेंट की हालत यह है कि उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। कोई एक ही बात सच होगा ना, आप ही बता दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है? पक्का आप नहीं झूठ बोल रहे हैं? पक्का नहीं बोल रहे हैं? तो जो सरकार आपको झूठा साबित कर रही है उस सरकार को आप चाहते हैं कि वो बैठा रहे? अगर आप चाहते हैं कि वो ना बैठा रहे तो आप घर में बैठे रहेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है। फिर यह जिम्मेवारी हमको लेनी पड़ेगी। और उसी जिम्मेवारी के तहत एनएसयूआई का कार्यकर्ता होने के नाते, एनएसयूआई का प्रभारी होने के नाते, एनएसयूआई स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते यह जिम्मेवारी अपने कंधे पे लिया है कि हम इस देश के विद्यार्थियों के बीच जाएंगे, उनके मन की बात सुनेंगे, इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो हालत है उसकी चर्चा करेंगे, अपना स्टूडेंट मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान हम ये मांग रखेंगे कि जो दल हमारे इस मैनिफेस्टो को पूरा करेगा हम उसी को अपना वोट देंगे, हम उसी को अपनी गद्दी सौंपेंगे। यह संकल्प लिए हैं। तो जो सवाल हमने पूछा था कि मैनिफेस्टो क्यों बना रहे हैं, उस सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? सहमत हैं आप इससे? तो जो बात मैं कह रहा हूं वो हकीकत है कि नहीं है? आप भी इस बात से सहमत हैं कि नहीं हैं कि अगर सरकारी चीजें अच्छी नहीं होती है, मतलब सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, तो टाइम पे एग्जाम नहीं होगा,
टाइम पे अगर एग्जाम हो गया तो टाइम पे वैकेंसी नहीं आएगी, अगर वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी में फिर एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम अगर होगा तो पेपर लीक हो जाएगा, पेपर अगर लीक नहीं हुआ है तो एग्जाम के बाद सीट बेच दिया जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है? जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया कैंपेन के तहत हम पूरे देश में अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी उसमें शामिल कर लीजिए, पूरे देश के विद्यार्थियों के बीच जाकर के हम अलग अलग तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनके साथ एक डायलॉग एस्टेब्लिश करके इस देश के भीतर विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हैं, एजुकेशन सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेज हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर के एक घोषणा पत्र बनाना चाहते हैं। घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। पूछिए क्यों? सवाल तो मन में आना चाहिए ना, क्यों बनाना चाहते हैं? कोई तो पर्पस होगा ना। देखिए, स्टूडेंट वही है जिसके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो, जिसका माइंड क्रिटिकल हो, जो किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेता हो। हम अगर ये कह दें कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। एक जमाने में लोग मानते थे, पूरा समाज मानता था, पूरा समाज ये मानता था कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, मैं समझता हूं पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। और आज पूरी दुनिया मानती है कि नहीं मानती है? स्टूडेंट का मतलब होता है कि आपका दिमाग क्रिटिकल हो, किसी की कही हुई बात को हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे, तभी तो हम स्टूडेंट हैं। हम उसको परखेंगे, उसको जानेंगे और सच्चाई की कसौटियों पे कस करके देखेंगे। अगर वो सच है तो मानेंगे, अगर सच है तो नहीं मानेंगे। यही स्टूडेंट होने का मतलब होता है ना। एजुकेशन का मतलब होता है सच्चाई की खोज करना, नहीं तो पता नहीं हमारा इतिहास क्या क्या मानने का रहा है कि नहीं रहा है। इसी देश में सती प्रथा होता था कि नहीं होता था? होता था ना। आज आपको, इधर लड़कियां बैठी हुई हैं, आपको कोई सती होने के लिए कहेगा, मानेंगे क्या? आजकल तो गाना आता है, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, आता है कि नहीं आता है? तो वक्त बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? और ये जो बदलाव होता है, इस बदलाव को कौन करता है? स्टूडेंट करता है। और आप लोग जो है, इसमें से मैथ के कितने स्टूडेंट हैं? पक्का मैथ पढ़ते हो? प्रधानमंत्री की तरह गणित तो नहीं है ना तुम्हारा? तो मैथ में एक सेट का क्वेश्चन होता है, हिंदी में समुच्च बोलते हैं उसको, कि जो विद्यार्थी है वो तो पक्के से नौजवान है कि नहीं है? जो नौजवान है, हो सकता है कि वो विद्यार्थी ना हो, लेकिन जो विद्यार्थी है वो तो पक्के से नौजवान है। और जो नौजवान है, उसी की ताकत से, उसी की एनर्जी से, उसी के ऊर्जा से समाज बदलता है, देश बदलता है। इस बात को याद रखिएगा। मेरी उम्र 35 साल हो गई है और आप सब जानते हैं 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आप जानते हैं कि एजुकेशन के पावर को इस देश में वो सारे लोग जिनको हम महान कहते हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को महान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उनको युद्ध की शिक्षा किसने दी? युद्ध की शिक्षा किसने दी? उनकी मां ने दिया था। और आप सब इधर जो लड़कियां बैठी हुई हैं, इधर ताई भी बैठी हुई हैं। ताई, अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो आप भी मिनिस्टर नहीं हो पाते, है कि नहीं है? तो सावित्रीबाई फुले ने क्या किया?
सावित्रीबाई फूले ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और मराठी में क्या कहावत है? मुगली सीख ली, मुलगी सीख ली। कोई बात नहीं है, दिल सीधा होना चाहिए। कीड़ा है, रहने तो कुछ नहीं करेगा। अरे गृह मंत्री ये मेरा कुछ नहीं कर पा रहा है तो कीड़ा क्या करेगा? तो महिलाओं के एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि जब हम पुरुषों को पढ़ाते हैं तो एक जनरेशन सुधरता है, और जब हम महिलाओं को पढ़ाते हैं तो 7 जनरेशन सुधरता है। और आप सबने अभी देखा होगा, अगर मैं प्रधानमंत्री की तरह होता तो सिर्फ भाषण दे करके चला जाता, अपने मन की बात करके। क्योंकि मैं आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम है स्टूडेंट इंटरेक्शन का, और इंटरेक्शन का मतलब वन साइडेड डायलॉग नहीं होता है, वन साइडेड स्पीच नहीं होता है। थोड़ा आपके मन की बात, थोड़ा इनके दिल की बात, थोड़ा आप सबके एजुकेशन की बात, थोड़ी मेरी समझदारी, थोड़ी आपकी समझदारी, कुछ हम अपनी सुनाएं, कुछ आपकी सुने, इसको कन्वर्सेशन कहते हैं ना। तो वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाता। इसीलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। 2-3 चीज़ पहले मैं आपसे साझा कर देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम रखने का क्या उद्देश्य है। और हम NSUI की तरफ से इस देश के विद्यार्थियों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, इससे संबंधित 2-3 बात रख देते हैं। सबसे अव्वल तो ये कि आप सब लोगों की जानकारी के लिए NSUI ने पूरे देश में एक कैंपेन शुरू किया है, जिस कैंपेन का नाम है जुड़ेगा विद्यार्थी इंडिया जीतेगा। तो थोड़ा जोश से बोलो भाई, जुड़ेगा विद्यार्थी। और हम लोग चाहते हैं कि आज भी इंडिया जीत जाए। तो कि आप 1-1.5 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आपके बीच देरी से पहुंचा हूं, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुंबई की ट्रैफिक को जानते हुए और हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश समझते हुए आप मुझे माफ़ कर देंगे, और बिना किसी देरी की और बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि औपचारिकताएं बहुत हो गई है और आज जो है इंडिया का मैच भी है ना। स्कोर काय झाले? तो बहुत सारे लोगों को क्रिकेट देखने के लिए जाना होगा और छुट्टी का दिन है आज। तो स्टूडेंट तो जो है छुट्टी के दिन में तो कम से कम नहीं चाहेंगे कि कहीं और जाना पड़े, है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक बार हाथ उठाइएगा, कितने लोग यहाँ स्टूडेंट हैं स्कूल या कॉलेज में? इनरोल्ड कितने लोग हैं? अच्छा, अब वो लोग हाथ खड़ा रखेंगे जो सरकारी स्कूल या कॉलेज में हैं। अच्छा, वो लोग हाथ उठाएंगे जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं। थैंक यू। नहीं, मैं एक्चुअली जो करने के लिए आया हूँ आपसे, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ।